हेलो क्लास, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपका जो सीईटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो पिछली बार आया था 2024 में, जो आपका कॉमर्स का सीईटी मेंस का पेपर हुआ है, उसमें जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था उसकी विद एक्सप्लेनेशन पूरी जो है डिस्कशन वो हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था हमसे, इट वाज कि विच ऑफ द फॉलोइंग, या फिर जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है, पूछा गया है डैश ग्रांट्स लीगल राइट टू द क्रिएटर फॉर देयर ओरिजिनल वर्क्स, जैसे कि राइटिंग, फोटोग्राफ्स, ऑडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो, एनी काइंड ऑफ स्कल्पचर, आर्किटेक्चरल वर्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और एनी अदर क्रिएटिव वर्क्स लाइक लिटरेरी वर्क और एनी टाइप ऑफ आर्टिस्टिक वर्क। हिंदी में पढ़िए, क्वेश्चन कहता है कि डैश रचनाकारों को उनके मौलिक कार्यों यानी ओरिजिनल वर्क, जैसे कि लेखन, फोटोग्राफी, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो, मूर्ति, वास्तु कार्य, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आदि अन्य साहित्यिक और कलात्मक कृतियों के लिए कानूनी अधिकार प्रदान करता है। दैट वाज द कीवर्ड, कि क्या प्रदान करता है? अधिकार प्रदान करता है। तो इनमें से जो आपका सही आंसर है ये आपका कॉपीराइट आएगा। बाकी के जो वर्ड्स हैं, जैसे कि पेटेंट है आपका, एग्रीमेंट है, वो डीड है। इसकी एक्सप्लेनेशन हम आगे देखते हैं। जो ये आपकी परिभाषा थी, ये थी आपकी कॉपीराइट की परिभाषा, इसीलिए इसका सही उत्तर जो है वो कॉपीराइट है। जैसे कि जो आपका कॉपीराइट होता है ना, कॉपीराइट आपका रचनाकारों को उनके मूल रचनात्मक कार्यों, जैसे कि किसी ने कोई चीज लिखी है, कोई चित्र बनाया है, कोई फिल्म बनाई है, कोई सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने ये वीडियो बना दी है, उनके ऊपर, मूर्ति कला के ऊपर कानूनी राइट या कानूनी अधिकार, जैसे मेरे चैनल का वीडियो है उसके ऊपर मेरा लीगल राइट है, वो मुझे ये एक्ट देता है कि वो बाय डिफॉल्ट मेरा हो जाएगा। जो वीडियो मेरा है उसको मेरी परमिशन के बिना कोई और यूज नहीं कर सकता। ये कौन सा जो प्रावधान है वो ये चीज प्रदान करता है? तो ये आपका कॉपीराइट ग्रांट करता है, ये वाला राइट जो आपका होता है। तो इसका क्या फिर प्रभाव पड़ता है? अगर किसी ने कोई कॉपीराइट ले लिया तो कोई भी अन्य व्यक्ति उस कार्य की नकल या बिक्री नहीं कर सकता जब तक कि उसने अनुमति न ले ली हो। जैसे कि मेरा वीडियो है, मेरे चैनल से कोई और उसका कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकता, अपने चैनल पे पोस्ट नहीं कर सकता, अनटिल एंड अनलेस उसने मेरी परमिशन न ले ली हो ऐसा करने के लिए। बाकी के ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपका पेटेंट है। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट ग्रांट करेगा आपको, लीगल राइट ही देता है, लेकिन ये इन्वेंशंस के लिए देता है, इन्वेंशंस के लिए देता है। जैसे कि नई मशीनरी आपने बनाई है, फॉर्मूला आपने बनाया है, कोई भी प्रोसेस आपने बना दिया है, इट प्रोटेक्ट्स न्यू फंक्शनल इनोवेशन बट नॉट द आर्टिस्टिक लिटरेरी वर्क। यानी आर्टिस्टिक लिटरेरी वर्क आपका जो कलात्मक कार्य जो आपके होते हैं वो पेपर पे किए जाते हैं, या मूर्ति टाइप्स कुछ बना दी है, उस टाइप के कार्य होते हैं। कलात्मक कार्य और मशीनरी के कार्य दोनों में अंतर तो आपको पता होगा ना। तो जो पेटेंट होते हैं वो आविष्कार के लिए दिए जाते हैं, और ये वाला जो कॉपीराइट, दोनों में स्लाइड सा डिफरेंस है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का मतलब यही होता है कि आपको जो ऑप्शंस मिले हैं उनकी पूरी एक्सप्लेनेशन आप ऐसे कर लें, अगली बार अगर पेटेंट से कोई क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया? बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है। पेटेंट जो होगा वो आपको मशीनरी या फिर कोई भी इनोवेशन के लिए लीगल राइट ग्रांट करेगा, वेयर जो कॉपीराइट आपका होता है वो आपको किसी भी आर्टिस्टिक या लिटरेरी वर्क के लिए, चाहे आपने बुक में कोई चीज लिखी है, चाहे आपने मूर्ति टाइप्स कुछ बनाया है, तो उसके लिए आपको लीगल राइट देगा। देन कम्स योर एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जो थर्ड एक ऑप्शन और था आपका, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है भाई? एग्रीमेंट होता है, इट इज अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और अ कॉन्ट्रैक्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और अ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि समझौता, हिंदी में देखिए ना, समझौता दो पक्षों के बीच में किया गया एक कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध होता है, जो कार्य के उपयोग की शर्तों को तय करेगा। आपका जो काम है करने का, उसकी जो कंडीशंस होंगी उसको डिफाइन करेगा। क्या? कि ये समझौता हुआ है, इन इन शर्तों के अंतर्गत ये कार्य किया जाना है। लेकिन ये किसी प्रकार की रचना को उसका मूल कानूनी अधिकार प्रदान नहीं करता। इट नेवर ग्रांट्स एनी टाइप ऑफ लीगल राइट फॉर द ओरिजिनल वर्क, जैसे कि कॉपीराइट करता है। ठीक है। उसके बाद जो आपका आता है डीड। डीड क्या होता है? डीड एक फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट होता है, लीगल डॉक्यूमेंट होता है, फॉर्मल होता है यानी लिखित होता है, और कानूनी दस्तावेज होता है, जो आमतौर पर प्रॉपर्टी या लीगल राइट्स को ट्रांसफर करने के लिए, यानी प्रॉपर्टी डीड, जैसे आप ना इसको रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी डीड होती है, तो संपत्ति को आमतौर पर ट्रांसफर करने के लिए प्रयोग ये किया जाता है। तो ये था जी आपका पहला क्वेश्चन। हर क्वेश्चन को हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी मेरे मेरे पास ना। आप अगर वीडियो ये देख रहे हैं तो मेरे पास आप इस कांटेक्ट नंबर पे एक बारी वो कर देना,
व्हाट्सएप कर देना, ताकि इसका भी मैं आपको लिंक भेज दूँ। टेलीग्राम चैनल जो कि अब तक मैंने बनाया नहीं है, 14 अगस्त 2025 आज तक मैंने कोई भी टेलीग्राम चैनल बनाया नहीं है। अगर मैं बनाऊंगी तो मैं आपको बता दूंगी। सॉरी, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप ये वाली पीडीएफ ले सकते हैं और आगे अपने फ्रेंड्स को सर्कुलेट कर सकते हैं, ताकि उनकी भी इससे हेल्प हो जाए। ठीक है जी। तो यहाँ आप मुझे मैसेज कर देना, अपना एक व्हाट्सएप चैनल है, उस पे हम ये चीज़ें डालते रहते हैं, ये आपको भेज देंगे। उसके बाद आपका आता है कि पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट होता है, ये वही आविष्कार को अधिकार प्रदान करता है, कॉपीराइट लिटरेरी वर्क को प्रदान करता है, एग्रीमेंट समझौता होता है दो पक्षों के बीच में। डीड आपका एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है, वो जनरली ये प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के लिए यूज करा जाता है। डन। उसके बाद आता है जी आपका दूसरा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन के साथ हमने तीन चार कॉन्सेप्ट्स कर लिए हैं। आई होप आपको पता लग रहा होगा अंतर, कि जो हम दूसरे जो भी अगर कोई पेपर एनालिसिस देखते हैं उसमें और इसमें क्या फर्क है। तो हम 100 के 100 क्वेश्चन ऐसे ही डिस्कस करने वाले हैं आगे। तो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस आर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस के जो आवश्यक तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? अटमोस्ट गुड फेथ, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, कंट्रीब्यूशन, या ऑल ऑफ दीज। तो इसके अंदर ये सारे ही जो हैं, अटमोस्ट गुड फेथ भी, इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी और कंट्रीब्यूशन भी, ये तीनों ही आपके एसेंशियल एलिमेंट्स आते हैं ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। अब इसका क्या मतलब होता है? इसके अलावा भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं क्या? यस, होते हैं। तो अटमोस्ट गुड फेथ या पूर्ण सद्भावना का क्या अर्थ होता है? देखिए, जैसे कि लिखा हुआ है कि दोनों पक्षों को पूरी ईमानदारी से सभी आवश्यक जानकारी एक दूसरे को देनी चाहिए। यानी कि जो इंश्योरर है, यानी जो इंश्योर कर रहा है और जो इंश्योर्ड है, एक दूसरे को पूरी की पूरी बातें एक दूसरे को बताएंगे, जो जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जरूरी हो। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट जो है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, द इंश्योर्ड मस्ट हैव अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन दी सब्जेक्ट मैटर। कि जो आपका जो इंश्योर्ड पर्सन है, उसका जिस भी सब्जेक्ट मैटर का या जिस भी चीज का इंश्योरेंस हो रहा है, उस इंश्योर्ड होने वाले चीज के अंदर आपका जो है वो इंटरेस्ट होना चाहिए, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। हिंदी में क्या लिखा है? बीमित व्यक्ति उस व्यक्ति बीमित व्यक्ति को उस वस्तु या व्यक्ति में आर्थिक हित होना चाहिए जिसका वो बीमा करवा रहा है। जैसे कि अगर हम अपने घर का या अपनी प्रॉपर्टी का बीमा करवा रहे हैं, तो उसका अगर कोई नुकसान होता है, वो हमारा पर्सनल नुकसान होगा, इसीलिए हम उसका बीमा करवा रहे हैं। कोई और आके तो किसी चीज का बीमा, हम किसी और के घर जाके तो उसकी प्रॉपर्टी या उसके कैटल का बीमा नहीं करवाते ना, क्योंकि उससे हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो ये वाला इंश्योरेबल इंटरेस्ट वाला जो प्रिंसिपल है, ये कहता है कि आप उसी चीज का बीमा करवाएंगे, ये माना गया है कि जिसमें आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, जिसका नुकसान होने से आपको पर्सनल नुकसान होगा। उसके बाद जी आता है आपका कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि एक ही विषय पर कई बीमा पॉलिसी हैं, तो सभी बीमाकर्ता दावे का भुगतान अनुपात में करेंगे। अब देखो, एक एक पर्सन है, उसने एक मशीनरी ले रखी है 1 लाख रुपए की। तो उसको ना ये लग रहा है कि मैं ना अगर ये मशीनरी मेरी खराब हो जाएगी तो मुझे 1 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा, इससे अच्छा है कि मैं इसका इंश्योरेंस ले लूं। तो जाता है इंश्योरेंस कंपनी आई के पास। आई इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके कहता है जी इंश्योरेंस कर लो। बोले ठीक है जी, कितने का करना है? कहता है 1 लाख की मशीनरी है, 1 लाख का कर लो। कहेंगे जी नहीं, पूरी मशीनरी की वैल्यू का इंश्योरेंस नहीं होता, 90 हजार का कर लेंगे। बोला ठीक है। अब उसके मन में ये कि इससे 90 हजार का करवा लिया, अब मैं ना दूसरी कंपनी के पास जाता हूँ और 90 हजार का एक इंश्योरेंस और ले लेता हूँ कि इन फ्यूचर ये मशीनरी मेरी खराब होगी तो 90,000 इससे रिकवर कर लूंगा, 90,000 इससे रिकवर कर लूंगा, और टोटल जो अमाउंट आएगी मेरे पास वो 1,80,000 आ जाएगी। ऐसे चालाक बन रहा है वो। लेकिन इंश्योरेंस एक्ट हमारा क्या कहता है कि अगर आपको 1 लाख की मशीनरी का नुकसान होता है, उसकी इंश्योरेबल वैल्यू अगर सिर्फ 90,000 ही है, और दो जनों से भी अगर आपने इंश्योरेंस करवा लिया, तो आप अपना प्रीमियम वेस्ट कर रहे हैं, केवल वो भुगतान केवल 90 ही हजार का करेंगे। दोनों जने 45,000 के लिए लायबल होंगे। 45,000 के लिए लायबल होंगे, उससे ज्यादा वो पैसा आपको नहीं देंगे। इसे बोलते हैं कंट्रीब्यूशन का सिद्धांत। आई होप ये समझ में आया होगा। ये भी क्वेश्चन बन सकता है इन फ्यूचर। ऐसे पूछ लेगा आपसे, कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसमें कंट्रीब्यूशन का सिद्धांत लगेगा और कंपनी ए जो है वो कितना दावा देगी और कंपनी बी जो है वो कितना दावा देगी। ये इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बना के दे देंगे। ठीक है। उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री आपको कहता है क्वेश्चन नंबर थ्री आपको कहता है
हु रोट हर्षचित्रम, हर्षचित्रम इसमें से किसने लिखी है? तो ये आपके राइटर्स के नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि बाणभट्ट है, ईशदत्त है, विशाखा दत्त है, या इनमें से ये हरियाणा जीके का क्वेश्चन था। तो बाणभट्ट जो है उन्होंने लिखी थी आपकी हर्षचरित्रम। हर्षचरित्रम जो है वो राजा हर्षवर्धन की जीवनी थी, राजा हर्षवर्धन की जीवनी थी। और उनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट। तो बाणभट्ट ने उनकी तारीफ में ये वाली पुस्तक लिखी थी, संस्कृत में लिखी थी, और ये एक महत्वपूर्ण साहित्य है। और इसके बाद आप ना ईशदत्त का जैसे याद कर सकते हैं, इन्होंने पिंगल और इसके भी अलावा कई सारी चित्र रचनाएं लिखी थी। विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस नाटक लिखा था। ये इस प्रकार के क्वेश्चन हरियाणा जीके में आप कर लेना आते हैं। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है? डैश या खालिस्तान एक व्यवस्थित समय समय पर और यथासंभव निष्पक्ष मूल्यांकन है, यथासंभव निष्पक्ष मूल्यांकन है, अनबाइज्ड है जितना हो सके उतना, जो कर्मचारी के वर्तमान कार्य और भविष्य की संभावनाओं पर आधारित है। यानी कि वो कर्मचारी जो है आपका, वो आज क्या कर रहा है, उसको कितना पैसा देना है, और वो इन फ्यूचर क्या आपकी कंपनी के लिए क्या क्या कर सकता है, उसको कितना पैसा देना है उस कार्यों के लिए, या वो कितना वो डिजर्व करता है। इंग्लिश में पढ़िए, इज द सिस्टमेटिक पीरियोडिक एंड सो फार एज ह्यूमनली पॉसिबल, जितना हो सके उतना निष्पक्ष एंड इम्पार्शियल रेटिंग ऑफ एन एम्प्लॉयज एक्सीलेंस इन मैटर्स pertaining to his present job and to his potentialities for future or better job। तो जब अपन बात कर रहे हैं कि एक एम्प्लॉई क्या कर सकता है, हम यहाँ पे जॉब की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि जो वो कर्मचारी है वो कितना कुछ कर सकता है। तो जब भी आप एक कर्मचारी की बात कर रहे होंगे ना, याद रखना, जब भी आप एक कर्मचारी की बात कर रहे होंगे तो आप वहाँ जॉब को तो रेटिंग नहीं दे रहे। तो ये क्वेश्चन का आंसर, ये तो आपका ऑप्शन कट हो जाता है। यहाँ पे आप बात कर रहे हैं उस व्यक्ति की मेरिट की, तो वो आपकी कहलाएगी मेरिट रेटिंग। ठीक है। बाकी जो जॉब रेटिंग है, ये जॉब का इवेल्युएशन होता है, और जॉब एनालिसिस जो है वो आपका जॉब का एनालिसिस होता है, जिसके जो करने के बाद आपको एक जॉब डिस्क्रिप्शन मिलता है, एक आपको जॉब स्पेसिफिकेशन मिलता है, जॉब डिजाइन होता है जिसके अंदर आप जॉब का डिजाइन निर्धारित करते हैं कि काम में, इस जॉब में क्या क्या चीजें आपको करनी है। जॉब एनालिसिस के दो आउटकम्स होते हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है इसके अंदर। एक तो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन जो जेडी बोलते हैं, और एक आपको मिलता है जॉब स्पेसिफिकेशन, ये इसके आउटकम्स होते हैं। अब जॉब डिस्क्रिप्शन में आप जॉब को डिस्क्राइब करेंगे, और जो आपका आता है जॉब स्पेसिफिकेशन, आप उसमें एम्प्लॉइज की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करेंगे, यानी पर्सन को कि इस पर्सन ने इस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए क्या करना है। एक एग्जांपल, जैसे कि जॉब है, मान लो आपकी जॉब है आपकी सोल्जर की, सोल्जर, उसने क्या करना है, उसने बॉर्डर पे खड़े रहना है, उसने ये सारी टास्क करनी है, इतने बजे उठना है, ये सारी चीजें। लेकिन अगर हम बात करें कि वो काम करने वाला पर्सन जो है उसकी क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, सबसे पहले तो वो पंक्चुअल होना चाहिए। उसके बाद उसकी एज एक सर्टेन एज ब्रैकेट में आनी चाहिए, एज होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर एज ब्रैकेट होता है उसके अंदर उसकी एज आनी चाहिए, ऐसे नहीं कोई बुजुर्ग है। उसके बाद उसकी एजुकेशन होनी चाहिए। तो ये वाली सारी चीजें उसकी जॉब स्पेसिफिकेशन में आएंगी, और जॉब की डिस्क्रिप्शन जॉब डिस्क्रिप्शन में आएंगी। और ये दोनों ही कहाँ से बने होते हैं? ये दोनों ही बने होते हैं जी आपके जॉब एनालिसिस करने के बाद सामने आते हैं। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन हम आगे देखते हैं कि इसके अंदर जो बाकी के ऑप्शंस हैं उसकी आगे एक्सप्लेनेशन क्या लिखी हुई है। इसलिए लिखी हुई है ताकि आप बाद में पीडीएफ से पढ़ें तो आपको दिक्कत ना हो। मेरिट रेटिंग क्या है? इज अ सिस्टमेटिक एंड पीरियोडिक इवेल्युएशन ऑफ एन एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस कंसिडरिंग हिज करंट जॉब एंड पोटेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ और बेटर रोल्स। ठीक है, एज इट इज वही क्वेश्चन वाली लैंग्वेज यहाँ पे है। इसके बाद देखना, वैसे मेरिट रेटिंग योग्यता मूल्यांकन होता है, तो हिंदी में पढ़ते ही तो वैसे भी आपको पता लग ही जाना था। उसके बाद आता है जॉब रेटिंग। सिर्फ नौकरी के स्तर या ग्रेड को बताया जाता है, व्यक्ति की योग्यता को इसमें नहीं कोई इससे लेना देना होता जॉब रेटिंग का। उसमें हमसे व्यक्ति की योग्यता के बारे में पूछा गया था। फिर आपका आता है जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस क्या होता है? नौकरी के कार्यों, जिम्मेदारियों और योग्यताओं का अध्ययन करना आपका होता है जी जॉब एनालिसिस। फिर उसके बाद आता है जॉब डिजाइन। किसी काम को बेहतर तरीके से करने की योजना बनाना, उसको आप बोलेंगे जॉब डिजाइन, उसको आप बोलेंगे जॉब डिजाइन। ठीक है। आई थिंक ये फाइल ना मुझे एक बार रीओपन करनी पड़ेगी। ये आपको तीनों ऑप्शंस मुझे लगता है समझ में आ गए होंगे। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि डैश इज द वेरिफिकेशन ऑफ एन
correctness of the cost accounts and a check on the adherence of the cost accounting plan। डैश इनमें से लागत खातों की सत्यता की पुष्टि और लागत खातों की योजना के पालन की जांच है कि जो भी हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो जो भी हमारे कोस्टिंग के स्टैंडर्ड्स हैं वो मीट किए गए हैं या नहीं, और वो जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रखे हैं, जो आपने कॉस्ट अकाउंट्स बना रखे हैं, लागत खाते जो आपने बना रखे हैं, वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसको आप बोलते हैं जी कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है। पोस्ट कंट्रोल क्या है, पोस्ट असाइनमेंट क्या है और पोस्ट अकाउंटिंग क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन अभी मैं आपको बताती हूँ। पोस्ट ऑडिट की एक्सप्लेनेशन तो आपको बता ही दी है ना। पोस्ट ऑडिट लागत लेखों की जांच करने की एक प्रक्रिया है जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि लागत का लेखांकन सही तरीके से और नियमानुसार किया गया है या नहीं किया गया। there's a verification there's a process of verification या verifying the cost records to ensure their correctness and to check whether post accounting plan have been properly followed or not. It ensures accuracy and compliance with the post standard। ओके। उसके बाद जी आता है आपका जो ऑप्शन है इट इज कोस्ट कंट्रोल। कोस्ट कंट्रोल खर्च पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया है, ये कोई ऑडिट नहीं है। फिर उसके बाद कोस्ट असरटेनमेंट, वास्तविक लागत का पता लगाना कोस्ट असरटेनमेंट होता है, ये भी कोई कोस्ट ऑडिट नहीं है। उसके बाद आता है पोस्ट अकाउंटिंग, लागत का रिकॉर्ड रखने की पूरी प्रणाली को, ये तो बड़ी वास्ट टर्म है जिसको पोस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं। उसके बाद आता है जी आपका छठवां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। किस दृष्टिकोण के तहत कोई भी फर्म ऋण वित्त पोषण का अधिकतम उपयोग करके, इंग्लिश में पढ़ते हैं या देखना एक बार इजी रहेगा, इनमें से कहता है कि अंडर विच अप्रोच अ फर्म कैन मिनिमाइज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि ये मिनिमाइज किसको करने की बात कर रहा है, वेट, WACC। इसको तो कह रहा है कि हमने मिनिमाइज करना है। ओके। इंक्रीज करना है किसको, द वैल्यू ऑफ फर्म एज वेल एज मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। क्या कह रहा है, जैसे जो मार्केट वैल्यू है आपके इक्विटी शेयर का उसको तो आपने करना है मैक्सिमाइज, और साथ ही साथ आपने जो वैल्यू ऑफ फर्म है उसको भी आपने करना है क्या, मैक्सिमाइज। कैसे करके, वेल जो आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट है ऑफ कैपिटल है उसको कम करके। ठीक है जी। बाय यूजिंग, क्या यूज कर रहे हो, डेट फाइनेंसिंग। क्या यूज कर रहे हो, डेट फाइनेंसिंग। डेट तरीका भी बता दिया, सब कुछ बता रहा है। डेट का यूज करेंगे, यानी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोलते हैं ना इसको, टू मैक्सिमाइज टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट। जितना हो सके उतना ज्यादा कर्जा लेंगे और इक्विटी वालों की वर्थ को बढ़ाएंगे, पर इक्विटी शेयर उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ाएंगे, वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ाएंगे। ठीक है जी। इस प्रकार की बातें इनमें से नेट इनकम अप्रोच करती है। नेट इनकम अप्रोच कहती है, अब ना ये वेटेड एवरेज कॉस्ट क्या है, वेटेड एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है आपके जो सोर्सेज ऑफ कैपिटल हैं, जैसे कि कैपिटल है आपका इक्विटी, इक्विटी से आपके पास पैसा आ सकता है। बताती हूँ थोड़ा सा वेटेड एवरेज कॉस्ट क्या होता है। आपके पास है ना पैसा कहाँ कहाँ से एक फॉर्म में आ सकता है, देखना। अ, पैसा दो ही तरीके से आ सकता है, या तो आपका खुद का पैसा हो या फिर आपने कहीं से उधार लिया हो। तो अगर खुद का है तो उसको आप बोलते हैं इक्विटी, और अगर आपने उधार ले रखा है तो उसको आप बोलेंगे डेट। ठीक है। यानी इक्विटी से पैसा आ सकता है, और या फिर आपके पास डेट से पैसा आ सकता है, डेट से। और या फिर रिटेन्ड अर्निंग्स हो सकती है, प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं, यही यही सोर्सेज है ना। यहाँ आप लिख लें, एक रिटेन्ड अर्निंग्स हो सकती हैं, या फिर आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं, ये आपका रिटेन्ड अर्निंग्स है, ये आपका प्रेफरेंस शेयर्स है। इन सब की कोई ना कोई कॉस्ट होती है, जैसे आपको डेट के लिए इंटरेस्ट देना पड़ता है, प्रेफरेंस शेयर्स के लिए आपको जो है डिविडेंड देना पड़ता है, इक्विटी के लिए आपको डिविडेंड देना पड़ता है। वैसे ही रिटेन्ड अर्निंग के लिए आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है आपकी वो आपको लग रही होती है, वो पैसा कहीं और लगा के कमा सकते थे, वो चीज़ आप खो रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। तो कहता है इन सब की जो ओवरऑल कॉस्ट है ना वो केवल इस इसका यूज कर करके, डेट का यूज कर करके हम इनकी जो ओवरऑल कॉस्ट है उसको कम करेंगे। ये कौन सी अप्रोच बोलती है, तो ये आपकी वो वाली अप्रोच बोल सकती है जो कि ये मानती हो कि आपके इस वाले स्ट्रक्चर में चेंज करके, कहता है कि आपके इस वाले यानी आपके इस वाले स्ट्रक्चर में या आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करके आप अपनी वैल्यू ऑफ फर्म को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी बात करता है जी आपका नेट इनकम अप्रोच। बाकी जो नेट ऑपरेटिंग इनकम, एक बार ये दोबारा ओपन करते हैं पीडीएफ।
देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे थे अपन। सॉरी फॉर दिस टेक्निकल ग्लिच। क्वेश्चन नंबर 6 पे थे अपन। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे ये पूछ रहा था कि हमने ना डेट का यूज करना है और अपनी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है उसको कम करना है, ये कौन सी अप्रोच कहती है? तो ये आपकी नेट इनकम अप्रोच कहती है। नेट इनकम अप्रोच जो है वो रेलिवेंट थ्योरी में आती है। अब रिलेवेंट क्या है, इररिलेवेंट क्या है, वो हम कंप्लीट जो लेक्चर करेंगे ना, कॉन्सेप्ट करेंगे, उसमें कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद वैसे हमने हमने ना स्टडी मंत्रा पे हमारा डिटेल्ड कोर्स भी है, अगर आप वहीं से आए हैं तो वो आप देख ही रहे हैं, अदरवाइज आप वहाँ वो कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, वहाँ मैंने सारी चीजें डिटेल में कराई हैं। देखिए, जो नेट इनकम अप्रोच है ना आपकी, वो ये कहती कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो हमेशा कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा रहेगी, और जो आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो जैसे जैसे आप डेट का प्रयोग करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है आपकी वो कम आती जाएगी, और एक समय आएगा ये कॉस्ट ऑफ डेट के इक्वल आ जाएगी। ये कहता है इक्विटी वालों के मन में कोई रिस्क उत्पन्न नहीं होता, ये सब चीजें ये डिटेल में करने की चीजें हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आपका था वो नेट इनकम अप्रोच है। तो ये इसमें सिंपल ये भी पूछ लेता है इनमें से कौन सी रेलेवेंट थ्योरी है, कौन सी इरेलीवेंट थ्योरी है। तो शुद्ध आय दृष्टिकोण या नेट इनकम अप्रोच के अनुसार जब फर्म अधिक से अधिक ऋण का उपयोग करती है, यानी ज्यादा से ज्यादा रेट जो आपका डेट है वो ले रही है, और इक्विटी से सस्ता होता ही है डेट, तो उसकी औसत पूंजी लागत जो है, वैक जो होती है, उसकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होती है वो बढ़ती जाती है, और फर्म का कुल मूल्य और शेयर का बाजार मूल्य फिर जो आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो आपकी कम होती जाती है, और अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होएगी तो आपके फर्म का मूल्य और शेयर का बाजार भाव भी बढ़ता जाता है। ऑब्वियसली जिस फर्म का पैसा लग कम रहा है, यानी कि उसकी कॉस्ट कम है और उसके पास आउटपुट ज्यादा आ रहा है, तो उसके शेयर की मार्केट वैल्यू तो बढ़ेगी ही ना। तो उसके बाद आपका आता है, कहता है कि इनमें से जो दूसरी अप्रोचेस हैं, जैसे नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच कहती है कि पूंजी संरचना का फर्म के मूल्य पर कोई, या इरेलीवेंट अप्रोच भी इसे आप बोल सकते हैं, इरेलीवेंट अप्रोच भी इसे बोल सकते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच एक संतुलन बनाने की सलाह देती है। ये जो नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन सा है। और फिर उसके बाद है एमएम अप्रोच, इसमें दोनों ही तरह की बातें होती है। मोदी गिलानी मिलर ने ना दोनों तरह की बातें कही हैं। बिना कर के यानी विदाउट टैक्स पूंजी संरचना अप्रासंगिक है, इसका मतलब है कि विदाउट टैक्स अप्रोच जो है, विदाउट टैक्स अप्रोच जो है वो कहती है कि इरेलीवेंट है। इरेलीवेंट है आपका डेट स्ट्रक्चर, आप कैसा भी डेट स्ट्रक्चर बनाए, कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा आपकी वैल्यू ऑफ फॉर्म पे, ना ही कोई फर्क पड़ेगा आपके शेयर प्राइस पे। वेयर एज जो आपकी नेट इनकम अप्रोच है वो इसका उल्टा बोलती है, ठीक है। तो इसके बाद आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि विच मिरर इज यूज्ड फॉर रियर व्यू इन अ व्हीकल। तो पिछला व्यू देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? कॉन्वेक्स मिरर का किया जाता है। तो मिरर पे लिखा भी होता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, तो ये तो याद ही होगा वैसे भी आपको। बाकी वाले मिरर्स जो हैं उनका कोई प्रयोग है नहीं व्हीकल में। उसके बाद देखो, अंडर विच सेक्शन द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स द that remuneration payable to directors shall be determined either by the article of the company or by a resolution of the company in general meeting। कहता है डायरेक्टर्स को जो रेम्यूनरेशन दिया जाता है, वैसे इसकी मैं ना आपको बता दूं कि इनको जो टोटल रेम्यूनरेशन दिया जाता है ये होता है, आई गेस ये 11% की इसकी सीलिंग है। 11 है या 15 है, जो इसकी जो आपके डायरेक्टर्स को टोटल रेम्यूनरेशन दिया जाएगा, उसकी भी एक सीलिंग है। और कहता है वो कौन से सेक्शन के अंडर डिफाइन किया जाता है? कंपनी अधिनियम की धारा 309 के अंतर्गत ये होता है कि आपका जो डायरेक्टर्स का रेम्यूनरेशन है वो निर्धारित किया जाता है, या तो वो वैसे निर्धारित कर दो, या फिर आपकी कंपनी की जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसमें वो चीज आप डिटरमाइन कर दें। इसकी वो है ना, 5% इंडिविजुअल को नहीं, 5% से ज्यादा इंडिविजुअल को नहीं दिया जा सकता, 11% से ज्यादा ओवरऑल नहीं दिया जा सकता, ये चीजें हैं डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन का। एक 1 मिनट का वीडियो बना के मैं डाल दूंगी, वो बस देख लेना। इसमें से क्वेश्चन बनता है कई बार। कहता है, ये तो वही है, क्वेश्चन का ही है। फिर उसके बाद है सेक्शन 295, लोन टू डायरेक्टर्स देने के लिए जो प्रावधान है उसका बताता है। सेक्शन 301 क्या कहता है, ये रजिस्टर करेगा, रजिस्टर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन विच डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड, ठीक है। रजिस्टर्स रखे जाते हैं, उनका जो जो भी है इसमें रिकॉर्ड। ये सिर्फ ये ना याद करने की जरूरत नहीं है, ये आप एक बार ये अपन नजर में से निकाल लेना, ताकि इन फ्यूचर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन ऑप्शंस में से दे दें तो वैसे कम ही चांसेस होते हैं।
एब्रीविएशन एनएसडीएल की क्या है? अब एनएसडीएल कब बना था, एनएसडीएल की एब्रीविएशन क्या है, एनएसडीएल का काम क्या है, यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड इसका नाम है। एनएसडीएल एक नेशनल सिक्योरिटीज को रखने की डिपोजिटरी है। ये इंडिया की फर्स्ट और इंडिया की सबसे बड़ी डिपोजिटरी है, जो होल्ड करती है सिक्योरिटीज को, जैसे जैसे कि आपके शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, कोई भी शेयर है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ये वाली जो आपकी कंपनी है ये रखती है। और ये इसका इसका जो पेपर बेस्ड जो काम है आपका ट्रेडिंग का, वो उसको ये रिड्यूस करती है। एनएसडीएल, द नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड, वाज एस्टैब्लिश्ड इन अगस्त 1996। ये डेट याद कर लेना। इट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिपोजिटरी इन इंडिया established following the Depositories Act 1996। तो इसमें तीन क्वेश्चंस बनते हैं। पहला तो कि आपकी एनएसडीएल बनी कब थी? 1996, अगस्त 1996 में बनी थी। इसका एक्ट कौन सा है? डिपॉजिटरीज एक्ट 1961, 1996 है, सॉरी 69 बोलती हूँ मैं, सॉरी। एनएसडीएल का जो एक्ट है वो कौन सा है? डिपॉजिटरीज एक्ट 1996, 1996 आई कब थी एग्जिस्टेंस में? अगस्त 1996 में, ठीक है जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन हिंदी में पढ़ लेना, हिंदी में भी वही चीजें सेम लिखी हुई हैं। कहता है कि एनएसडीएल का अर्थ होता है नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड, जो भारत की पहली और सबसे बड़ी डिपोजिटरी है। पूछ ले भारत की पहली डिपोजिटरी कौन सी है? इट इज एनएसडीएल। निवेशकों के लिए शेयर, बॉन्ड जैसी प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुरक्षित ये रखती है। 1996 में ये बनी थी ना, और इसका एक अलग से एक्ट भी बनाया गया है जिसके अंडर इसको बनाया गया था। और आगे अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है कि हरियाणा का चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क किस आरक्षित वन में स्थित है? तो ये चूहरपुर यमुनानगर में स्थित है भाई, चूहरपुर यमुनानगर। चौधरी देवीलाल हर्बल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन चूहरपुर रिजर्व फॉरेस्ट, यमुनानगर में जो है हरियाणा में। ये प्रमोट करता है आपका हर्बल एंड मेडिसिनल प्लांट कंजर्वेशन एंड अवेयरनेस, की जो आपके हर्बल और मेडिसिनल जो भी प्लांट्स हैं उनको बचा के वहां पे रखा गया है, ताकि और उनकी कंजर्वेशन वहां पे की जाती है, उनके लिए जागरूकता भी वहां से फैलाई जाती है। उसके बाद ये वाला इज अ टेक्निक विच डुप्लीकेट्स का जहां भी नाम आ जाए ना तो आपको साइमुलेशन, क्योंकि ये सिनोनिम्स है वैसे भी, as nearly as possible the actual conditions encountered on job। जो साइमुलेशन होता है ना इसके अंदर आपकी एज इट इज वही चीजें बनाई जाती हैं जो कि आपने, जैसे कि एक जो अगर आप मान लें कि एक पायलट है, उसको ट्रेनिंग देनी है तो उसको साइमुलेट करके एक एज इट इज ऐसा ही एनवायरनमेंट बना के दिया जाता है जैसे कि वो प्लेन उड़ा रहा हो। वैसे ही उसको वो जो एक जॉयस्टिक सी होती है वो दी जाती है, सारी चीजें वही। तो ये जो माहौल होता है ट्रेनिंग का, उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सैमुलेशन। रोल प्लेइंग अलग है, अप्रेंटिसशिप अलग है, और नन ऑफ दीज इसमें से नहीं है। तो ये आपके ट्रेनिंग टेक्निक के जो टॉपिक है उसमें से क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद देखिए जी, उसके बाद है साइमुलेशन इज अ ट्रेनिंग मेथड वेयर रियल लाइफ साइमुलेशन इज अ ट्रेनिंग मेथड where real life job conditions are virtually repeated टू हेल्प एम्प्लॉयज प्रैक्टिस एंड लर्न विदाउट एक्चुअल रिस्क और कॉस्ट। कहता है सामुलेशन एक ऐसी तकनीक है जिसमें नौकरी पर आने वाली वास्तविक परिस्थितियों की कल्पना, डुप्लीकेट स्थिति बनाई जाती है, काल्पनिक बनाई जाती है, ताकि कर्मचारी को बिना जोखिम में, अब पायलट को सीधा प्लेन में तो बिठा नहीं देंगे, वो खुद की भी जान उसकी जाएगी खतरे में है, और जो साथ में सवारियां बैठी उसको भी। तो उस चीज से बचने के लिए उसको एक साइमुलेटेड एनवायरनमेंट बना के दिया जाता है। और उसके अलावा जो आपकी दो तकनीक और दी गई थी, पहली थी रोल प्लेइंग, व्यवहारिक परिस्थितियों का अभिनय करना, यानी आपको ना एक नाटक सा बना के दे दिया जाएगा कि इस सिचुएशन में अगर आप मैनेजर हैं तो आप क्या करेंगे, रोल प्ले करके दिखाइए मैनेजर का, तो वो वाला। सीनियर की निगरानी में वास्तविक कार्य अगर आप सीख रहे हैं तो ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग टेक्निक है, अप्रेंटिसशिप। ये ऑफ द जॉब है, ये भी ऑफ द जॉब है और वो भी ऑफ द जॉब है। ये ऑन द जॉब ऑफ द जॉब क्या है, ये चीजें हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जी आपका आता है कि फंक्शंस ऑन द जॉब तो वो होती है जो जॉब के ऊपर आप काम सीख रहे हैं और साथ में काम भी कर रहे हैं। ऑफ द जॉब आप जॉब पे काम नहीं कर रहे हैं, आप केवल काम सीख रहे हैं। फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस कौन कौन से हैं? जैसे रिस्क बियरिंग है, प्रोवाइड करेगा आपको सेविंग्स, ये प्रोवाइड करेगा आपको प्रोटेक्शन। जो रिस्क है उसको तो ये कम कर ही देगा अगर हो जाता है तो। उसके साथ साथ अगर वो कोई हानि नहीं होती है जो आपने सोची थी कि इन फ्यूचर ये हो जाएगी, तो आपको वो पैसा जो आपने एज प्रीमियम पे किया था वो आपको
सेविंग्स के तौर पे भी मिल जाता है बाद में, जैसे लाइफ इंश्योरेंस में हम ऐसा देखते हैं। तो उसके बाद आता है आपका प्रोवाइड करेगा आपको प्रोटेक्शन भी, फ्यूचर की अनसर्टेनिटी से आपको ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद जी आपका आता है क्वेश्चन, जैसे इसका अगर हिंदी में देखें, जो जोखिम वहन करने हैं व्यक्तिगत जोखिम को बीमाकर्ता पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, यानी आपके जो भी पर्सनल रिस्क हैं उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा आपके इंश्योरर को। ठीक है जी। उसके बाद आता है कि बचत। बचत क्या होती है? कुछ बीमा योजनाएं जैसे कि एंडोमेंट पॉलिसी होती है, वो सुरक्षा के साथ साथ बचत भी आपको देती है। वो बाद में आपको पैसा जितना आपने एज प्रीमियम दिया है वो आपको वापस, ये टाइप्स ऑफ पॉलिसीज में पढ़ते हैं। एंडोमेंट सेविंग पॉलिसी क्या होती है? ये वो होती है कि आपने ना एज प्रीमियम पैसा दिया है अपनी लाइफ इंश्योरेंस का, कहते हैं कि इस 20 साल के लिए एंडोमेंट पॉलिसी ले लेते हैं, 20 साल के अंदर अंदर अगर इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है तब तो वो पूरा का पूरा प्रीमियम कंपनी आपको, जो जितने का, अगर मान लो हमने एक 50 लाख रुपए की पॉलिसी 20 साल के लिए ले रखी थी, उसका हम प्रीमियम पे करने लग रहे हैं। अगर मान लो पॉलिसी लेते ही गॉड फॉरबिड ऐसा हो जाए कि जो इंश्योर्ड पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है किसी भी रीजन से, तो वो 20 साल के अंदर अंदर हो गई ना, तो वो पॉलिसी उसका पूरा क्लेम उसको मिल जाएगा, उसके गार्जियंस को मिल जाएगा, लीगल उसके हेयर जो भी होंगे। अगर ऐसा नहीं होता है कि उसकी कोई भी ऐसी अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाए, नहीं होता है, तो अगर वो पर्सन खुद है अभी तक अलाइव है, तो 21वें वर्ष में उस व्यक्ति को वो सारी की सारी धनराशि जो उसने एज प्रीमियम पे की हुई थी अब तक अपनी इंश्योरेंस कंपनी को, वो उसको एज इट इज मिल जाती है विद सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशनरी इंटरेस्ट जो भी अलाउ होंगे उस समय। तो यहाँ दोनों चीजें हैं, एक तो आपका रिस्क मिटिगेट हो रहा है और दूसरा आपका पैसा भी बचत भी हो गई। ठीक है जी। तो इसमें उनकी जो भविष्य था उस वो भी सुरक्षित हो गया, बचत भी हो गई और जोखिम भी वहन। तो ठीक है, ये चीज आपको मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। इंश्योरेंस से दो ही क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, दोनों कर लिए हमने। हु अमंग द फॉलोइंग पोइट्स इज रिगार्डेड एज अ जॉन मिल्टन ऑफ हरियाणा? तो ये तो दयाचंद माइना जी हैं, उनको आप जॉन मिल्टन ऑफ हरियाणा भी बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नेक्स्ट। देखना इसके अंदर जॉन मिल्टन के बारे में कुछ और, दयाचंद माइना को उनकी उत्कृष्ट कविताओं और हरियाणवी साहित्य में योगदान के कारण जॉन मिल्टन माना गया था, कहा गया था। वो हरियाणवी लोक कविताओं को उन्होंने एक नई पहचान दी थी, यानी हरियाणवी फोक पोइट्रीज जो भी हैं उनको उन्होंने एक नई पहचान दी थी अपनी जो भी लेखनी है उसके द्वारा। दयाचंद माइना जी, हरियाणा के जॉन मिल्टन। उसके बाद बड़ा इजी क्वेश्चन, B2C की अब्रीविएशन क्या है? इसको आप बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं? बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर। ओके ठीक है, ये ऑप्शन ए ठीक है। बॉर्डर टू कंज्यूमर नहीं, सीमा से उपभोक्ता क्या होता है? व्यवसाय से उपभोक्ता का मतलब होता है कि एक कंपनी है वो डायरेक्टली अपने कस्टमर्स को सेल कर रही है, जैसे कि एमवे। एमवे एमवे क्या करती है? अपने प्रोडक्ट्स को सीधा अपने कस्टमर्स को देती है, सीधा। ए पर्सन है ये पर्सन है, इसको एमवे अपने प्रोडक्ट्स उसके घर जाके दे देती है। तो उसको तो आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको आप? उसको आप बोलते हैं ये पर्सन, ये एमवे के प्रोडक्ट्स यूज करेगा। ठीक है। तो इसको आप बोलते हैं कि एमवे से सीधा कस्टमर तक। तो ऐसा कुछ नहीं होता बॉर्डर टू कंज्यूमर, ब्रोडर टू कंज्यूमर, ये नहीं है, ये नहीं है। इसकी सीधी जो एब्रीविएशन है ये है आपकी बिजनेस टू कंज्यूमर। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डैश डैश इज द डैश डैश लॉस इज एन अवॉइडेबल लॉस बिकॉज इट डज नॉट अराइज ड्यू टू द नेचर ऑफ द गुड। तो जो आपके लॉसेस होते हैं ना, उसमें दो टाइप्स के लॉस होते हैं। एक आपका अवॉइडेबल लॉस होता है जिसको आप कुछ प्रयास करके अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि अवॉइडेबल अवॉइडेबल जैसे हम ना एग्जांपल लेंगे, बिना एग्जांपल मुझे समझ नहीं आती चीजें। अनअवॉइडेबल, देखो, हम ना, हमारे पास पेट्रोल के कनस्तर हैं, पेट्रोल, हम पेट्रोल का काम करते हैं एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने का। बीच बीच में हम है ना जो फिलिंग स्टेशन होते हैं उनमें पेट्रोल जो है वो भरते रहते हैं, बीच बीच में वहां पे भी हम पैसे, जो पेट्रोल स्टेशन है वहां पे भी फिल करते रहते हैं पेट्रोल। तो भाई देखो, जब पेट्रोल का जो पूरा बड़ा कंटेनर है वो जब खुलेगा तो उसमें से कुछ पेट्रोल उड़ेगा, हमें भी ये चीज पता है। वो जब हवा से रिएक्ट करेगा तो उसमें से कुछ पेट्रोल उड़ जाता है। उसको क्या अवॉइड कर सकते हैं आप? इज दिस अवॉइडेबल? हो ही नहीं सकता, वो जो उड़ेगा तो वो उड़ेगा।
तो उसको तो आप बोलते हैं कि अनअवॉइडेबल। दूसरा, कहीं पे पेट्रोल जानबूझकर लीक हो गई, आपकी जो टंकी थी, आपका जो कनस्तर था, आपका जो व्हीकल था, वो लीक हो गया पूरा, तो वो तो था अवॉइडेबल। उसको तो आप, अगर टाइमली पता चल जाता तो उसको तो आप अवॉइड कर सकते थे। तो ये होते हैं आपके दो प्रकार के लॉस, एक आपका होगा अवॉइडेबल, एक आपका होगा अनअवॉइडेबल। ठीक है। तो जो आपका अवॉइडेबल लॉस होता है इट इज नॉर्मल लॉस, लेकिन जो आपका अनअवॉइडेबल लॉस होता है वो आपका होता है कि एबनॉर्मल लॉस। देखिए यहाँ क्या क्वेश्चन, हानि एक टालने योग्य हानि है क्योंकि यह वस्तुओं की प्रकृति के कारण उत्पन्न, पेट्रोल की प्रकृति ऐसी है कि वो उड़ेगा, तो उसको आप क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आप एबनॉर्मल लॉस। ठीक है। एबनॉर्मल लॉस वह हानि होती है जो प्राकृतिक कारणों जैसे कि वाष्पीकरण आदि से नहीं बल्कि लापरवाही। एबनॉर्मल लॉस वो होती है, ये ऐसे कैसे लिखा हुआ है देखना, हानि टालने योग्य हानि है, टालने योग्य हानि है, तो ये नॉर्मल लॉस होएगा। इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, इसको ठीक करना। नॉर्मल लॉस है जो वस्तुओं की प्रकृति के कारण, एक्सप्लेनेशन ठीक लिखी हुई है, ऑप्शन गलत मार्क कर रखा है, ये ऑप्शन ऑप्शन गलत मार्क कर, ये ठीक करना, ये मैं जब आपको पीडीएफ दूंगी तो उसमें ठीक करके दूंगी। नॉर्मल लॉस है इसका, ये नॉर्मली, ये तो पेट्रोल तो उड़ेगा ही। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग आर, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के क्या क्या फंक्शंस होते हैं देखना एक बार, अकाउंटिंग के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। अकाउंटिंग समझते हो ना क्या होता है, पूरा लेखा जोखा आपके बिजनेस का आपने जो रखना होता है उसको आप अकाउंटिंग बोलते हैं। मॉडिफिकेशन डेटा की करना नहीं जी, ऐसा कोई भी काम जो आप मॉडिफिकेशन का होता है वो आप अकाउंटिंग में वैसे जनरली नहीं करते हैं, लेकिन जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करेंगे ना, उस समय आप रेशियो एनालिसिस करेंगे, फंड फ्लो स्टेटमेंट्स बनाएंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, तो उस केस में थोड़ी थोड़ी डेटा की मॉडिफिकेशन हम जनरली करते हैं। उसके बाद एनालिसिस, अगर हम ऑप्शन यहाँ से पढ़ने शुरू करें और सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन की खोज में जाएं तो ये सभी एक जैसे हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑल ऑफ दी अबव होगा। कैसे? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, यस किया जाता है, ये बिल्कुल किया जाता है। कम्युनिकेटिंग फंक्शन, यस बिल्कुल किया जाता है, कम्युनिकेटिंग फंक्शन बिल्कुल किया जाता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पर्पज ये होता है कि डेटा को एनालाइज करेंगे और उसको इंटरप्रेट करेंगे और उसके बाद उसे कम्युनिकेट करेंगे। वेयर जो मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा है ये कोर फंक्शन नहीं है, लेकिन इसको हम छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव का है। जो मॉडिफाई करना है डेटा को उसको आप जैसे कि रेशो बना दिया, या जो डेटा नंबर्स में था उसको हमने रेशो की फॉर्म में ला दिया, तो वैसे डेटा को हम थोड़ा बहुत मैनिपुलेट या मॉडिफाई करते हैं, वो इसीलिए इसका फंक्शन आ जाता है। उसके बाद आता है, क्वेश्चन को ना ऑप्शंस के अनुसार ही डील किया जाता है। अगर इसमें ये इसके अलावा कोई और ऑप्शन होता वो अगर ऐसा नहीं होता, जैसे कि जैसे कम्युनिकेशन फंक्शन है, यस इट इज अ फंक्शन, लेकिन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन इज आल्सो अ फंक्शन। मॉडिफिकेशन इज नॉट अ कोर फंक्शन इन इटसेल्फ, लेकिन क्योंकि हमारे पास कोई और ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हम इसे अवॉइड कर सकें, या क्वेश्चन की फ्रेमिंग ऐसी नहीं है, तो ये पूछ लेता कि इनमें से कौन सा काउंटिंग का फंक्शन नहीं है, तो ऑप्शन नहीं आ जाता। अब हमारे पास ऑप्शन ही ऐसे दिए गए हैं तो हमें इसके अनुसार ही काम करना पड़ेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसीलिए ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन जहाँ ऑल ऑफ द अबव हो तो हम ज्यादा लगाते भी नहीं दिमाग, उसको ऑल ऑफ द अबव ही टिक कर देते हैं। क्वेश्चन पेपर बहुत इजी है, वैसे सारे ही क्वेश्चन इजी हैं। ये इनमें से कौन सी मार्केट है जो डील करती है आपकी नई सिक्योरिटीज के साथ, तो जी आपकी प्राइमरी मार्केट डील करती है नई सिक्योरिटीज के साथ। वेरी इजी क्वेश्चन। सेकेंडरी मार्केट जो होती है वो आपकी दूसरी जो ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज होती हैं उनके साथ डील करती है। प्राइमरी मार्केट वह स्थान होता है जहां पर कंपनी पहली बार अपने शेयर या अपने डिवेंचर को आम जनता को जारी करती है, या सेकेंडरी मार्केट से पहले जारी की गई प्रतिभूतियों का जो लेन देन होता है वो आपका कहाँ होता है, प्राइमरी मार्केट में। और ये टर्शरी मार्केट जैसा यहाँ कुछ नहीं होता, वो इकोनॉमिक्स में होता है, वो टर्शरी सेक्टर होता है, मार्केट नहीं होती। उसके बाद आता है वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट 1923, अंडर विच सेक्शन एंड सब सेक्शन डिफाइन करता है डिपेंडेंट को। वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट जब हमने किया तो मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 2 जो है उसके अंदर डेफिनेशन दी हुई है, डेफिनेशन सभी जरूरी हैं, चाहे वो आपका ट्रेड यूनियन एक्ट हो, चाहे आपका वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट हो, चाहे आपका वो कोई और एक्ट हो, जो कि इसके अंदर आपके सिलेबस में 5 एक्ट दिए गए हैं टोटल। ट्रेड यूनियंस एक्ट है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट है, आपका फैक्ट्रीज एक्ट है, तो ये सारे ही एक्ट्स में जितनी भी परिभाषाएं हैं वो आपको करनी ही करनी है, वो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन उसमें से बनते हैं। तो सेक्शन 2 क्लॉज 1C इसके अंदर आपकी डेफिनेशन दी गई है डिपेंडेंट की। वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 के सेक्शन 2 क्लॉज 1C में डिपेंडेंट को परिभाषित किया गया है, अर्थात वे व्यक्ति
जो श्रमिक की मृत्यु के पश्चात उस पर आर्थिक रूप से निर्भर करते हैं, जैसे कि जो आपका उसकी जो 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 वर्कर है उसकी पत्नी हो सकती है, उसके बच्चे हो सकते हैं, अगर वो माइनर है उसके माता पिता हो सकते हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन आती है जी डिपेंडेंट की अंडर सेक्शन 21C ऑफ द वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट। क्या हो रहा है? ठीक है। उसके बाद नहीं, पेंसिल काम कर रही है, यस। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 19। इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये वाला है, ये है 3x+ky इज इक्वल टू k एंड 29x+6y इज इक्वल टू k+4 हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, देन द वैल्यू ऑफ k इज। दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली से सॉल्व कर लेना और इसका आंसर आ जाएगा। ये वही 8th क्लास वाले क्वेश्चंस हैं जो हम करते हैं। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 20। मैथ्स का पोर्शन भाई आप है ना जो जनरल मैथ कर रहे हैं उसी के साथ कवर हो जाएगा, उसके लिए अलग कुछ पढ़ने, क्योंकि इसमें अपने उस मैथ से क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। इसमें आपके ना क्वेश्चन आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से ज्यादातर। कंप्यूटर के क्वेश्चन आपके कहाँ से कवर हो जाएंगे? जो आप कंप्यूटर पढ़ेंगे 20 नंबर का आएगा सीटी मेंस के लिए, तो उसमें वहां आप पढ़िए। कॉमर्स के कंटेंट जो आपकी 30 या 28 यूनिट्स हैं वो आप पढ़िए। ऐसे आपका पेपर होगा। मैथ के क्वेश्चन आएंगे एक दो, लेकिन वो उस मैथ में से नहीं आएंगे, बिजनेस मैथमेटिक्स में से नहीं आएंगे। बहुत कम चांसेस है कि वहां से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए। आएगा तो एक क्वेश्चन, ज्यादा उससे ज्यादा नहीं आएगा। वो आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करेंगे तो बायो डिफॉल्ट आपको वो क्वेश्चन आ ही रहे होंगे। कर्मचारी की सेवा सम मुझे तो देखो मैथ आता नहीं है, सीधी सी बात है, ना मैं मैथ करवाऊंगी। समाप्ति, कर्मचारी की सेवा समाप्ति को जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं ना आपके, वही करवाते हैं मैथ, और उन्हीं का करवाया हुआ मैथ आपको समझ में आएगा। हमने तो खुद मैथ की यूनिट छोड़ के गई थी भाई। जैसी बात है वैसी बता रहे हैं आपको। तो जो आपकी यूनिट्स हैं, मेरी जो एक्सपर्टीज हैं जिन यूनिट्स में, मैं केवल वही यूनिट्स करवाती हूँ और वही मैं करती हूँ। इवन मैं खुद पेपर देने जाऊंगी तो मैथ नहीं पढ़ के जाऊंगी। जो किसी दंड या अनुशासनात्मक कारणों जैसे कि अनुपस्थिति या कदाचार के लिए है, उसको क्या कहा जाता है? अरे सुन देखो, डैश इज द टर्मिनेशन ऑफ अ सर्विस ऑफ एन एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय को टर्मिनेट करा जा रहा है। तो by the way of punishment for some misconduct or for unauthorized or prolonged absence from the duty, कई दिन से या तो वो अनऑथोराइज्ड लीव ले रहा है, उसको अनुमति नहीं थी, छुट्टी पे जा रहा है फिर भी, या फिर कई दिनों से एब्सेंट है बिना किसी रीजन के, तो उसको आप क्या बोलेंगे? उसको आप रिट्रेंचमेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि रिट्रेंचमेंट का मतलब है कि आपके पास सरप्लस एम्प्लॉयज हैं और आपने उस वजह से एम्प्लॉयज को ड्यूटी से निकाल दिया है, छुट्टी कर दी है उनकी, कि आपके पास अभी जो वर्कलोड है वो उतना है नहीं, तो आपको ज्यादा कर्मचारी भी नहीं चाहिए। वेरएज़ जो डिसमिसल होता है और जो सस्पेंशन होता है, ये दोनों ही कर्मचारी के मिसकंडक्ट की वजह से होते हैं। लेकिन जो सस्पेंशन होता है उसमें और डिसमिसल में इतना फर्क होता है कि जो सस्पेंड किया गया व्यक्ति है उसको परमानेंट नहीं टर्मिनेट किया जाता, वो थोड़े से दिनों के बाद उसको बहाल कर दिया जाता है, लेकिन डिसमिस किए हुए व्यक्ति को कभी भी बहाल दोबारा नौकरी पे नहीं किया जाता। इसीलिए इसका जो सही आंसर है इट इज डिसमिसल। डिसमिसल तब होता है जब कर्मचारी को किसी अनुशासनहीनता, धोखाधड़ी या अनअधिकृत अनुपस्थिति के लिए नौकरी से निकाल दिया जाए। निकाल ही दिया गया है, परमानेंट, बहाल नहीं उसको दोबारा किया जाएगा। सस्पेंशन क्या है? एक अस्थाई प्रतिबंध है, सेवा समाप्ति नहीं है ये। एक टेम्परेली आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है कि ऑफिस में आना 3 महीने के दिन सस्पेंड किए गए हो। रिट्रेंचमेंट क्या होता है कि आर्थिक कारणों या पदों की संख्या के घटने की वजह से कंपनी जो है जो अपने एम्प्लॉयज हैं उनको एक बार के लिए निकाल देती है, तो उसको आप रिट्रेंचमेंट बोलते हैं। ये भी एक टेम्परेरी एडजस्टमेंट ही है। उसके बाद आइए जी, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि क्रेडिट क्रेडिट रेफर्स टू द क्रेडिट एक्सटेंशन बाय द सप्लायर ऑफ गुड्स इन अ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो इनमें से कौन सा इनमें से कौन सा क्रेडिट ऐसा है जो कि जो कि सामान्य व्यापारिक प्रक्रिया में वस्तुओं के आपूर्तिकर्ता द्वारा दिया जाता है? तो दो प्रकार के क्रेडिट्स हैं। पहला आपका इंपोर्ट, इसमें ना आपका एक तो इंपोर्ट क्रेडिट है, एक्सपोर्ट क्रेडिट है और आपका ट्रेड क्रेडिट है।
तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्रेडिट का मतलब तो जो एक्सपोर्ट करने के लिए अगर अपने को थोड़ा उधार मिल रहा है थोड़े समय के लिए, ये इम्पोर्ट करने के लिए आपको जो टर्म्स है थोड़ी वो कर दी गई है, एक बार के लिए थोड़ी लूजन अप कर दी गई है कि थोड़े दिनों में पैसे देना, वो है ये। लेकिन ये जनरली मिलती नहीं है। जो ट्रेड क्रेडिट है ना, वो आपका जनरली मिल जाता है, बैंक से मिल जाता है या बायर से मिल जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका ट्रेड क्रेडिट होगा। तो ट्रेड क्रेडिट आपका नेशनली यूज किया जाता है जनरली, वेयर एज जो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्रेडिट है वो आपका इंटरनेशनल जो डीलिंग्स होती हैं, इंटरनेशनल जो आपकी डीलिंग्स होती हैं, इंटरनेशनल जो आपका ट्रेड होता है उसमें यूज किया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 हम कर चुके हैं। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है डैश डैश इज अ पार्ट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी। के पास प्रॉफिट जो है उसका डिविजिबल हिस्सा जो डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा अमंग इट्स मेंबर्स अकॉर्डिंग टू द मेंबर्स ऑफ शेयर्स हेल्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम। जिसके पास जितने शेयर है उसको उस प्रॉफिट में से उतना हिस्सा मिल जाएगा। ऐसा कब होता है? जब कंपनी इक्विटी पे डिविडेंड देती है तब होता है, इक्विटी पे डिविडेंड देती है। क्योंकि क्योंकि जो आपका डिविडेंड होता है वो होता है शेयर शेयर पर शेयर दिया जाता है और आपका प्रॉफिट पे हिस्सा होता है। वेयर जो इंटरेस्ट होता है वो चार्ज ऑन प्रॉफिट होता है कि वो आपको देना ही देना पड़ेगा। तो इसमें भी टाइप्स ऑफ डिविडेंड्स आते हैं, जैसे आपका प्रपोज डिविडेंड होता है जो एजीएम में प्रपोज करा जाता है कि हम इतना डिविडेंड दे दें क्या। फिर आपका एक फाइनल डिविडेंड होता है, एक प्रपोज्ड का हिस्सा कि नहीं जी हमने ना पर शेयर 500 रुपये डिविडेंड नहीं देना, हमने पर शेयर 300 रुपये डिविडेंड देना है, वो आपका फाइनल डिविडेंड होता है। फिर अगर एजीएम से पहले कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, उसके पास पैसा पड़ा है, तो उसको इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। और ये है आपका डिविडेंड। केवल डिविडेंड इज अ वास्ट टर्म जिसमें दोनों तीनों चीजें आती हैं। डिविडेंड लाभ का वो हिस्सा होता है जो शेयर धारकों को उनके शेयरों के अनुसार बांटा जाता है। ठीक है जी। अब इसका आंसर जो फाइनल डिविडेंड है, प्रपोज डिविडेंड है, ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये अभी तक ऑन पेपर है, ये अभी तक ऑन पेपर है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो बांटा गया है, जो दे दिया गया है, तो ये आएगा जी आपका फाइनल डिविडेंड या फिर डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड पेपर्स पे लिखा है हमने कि जैसे कि 15 रुपए या 20 रुपए पर शेयर देंगे, और डिविडेंड जब हमने उनको दे दिया तो उसको आप बोलते हैं। ये देखना एक्सप्लेनेशन। लाभांश लाभांश वह लाभांश है जो कंपनी अपने लाभों में से अपने शेयरधारकों को देगी। इंटरिम साल के बीच में जो दिया जाएगा वो वाला डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड साल के अंत में घोषित किया गया डिविडेंड। अंतर समझना, इसमें केवल अनाउंसमेंट हो रही है। प्रपोज्ड वह लाभांश जो वास्तविक जो प्रस्तावित है लेकिन अभी मंजूर वो नहीं हुआ है। मंजूर होने के बाद वो फिर फाइनल डिविडेंड बन जाता है, मंजूर होने के बाद। यानी प्रपोज डिविडेंड का एक हिस्सा या पूरा का पूरा। अब मैंने वही बताया ना कि 500 रुपए, या से फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि पर शेयर 200 रुपए डिविडेंड देना है, और शेयर जो हमारा बोर्ड है वो डिसाइड करता है नहीं जी 200 नहीं, फिर हमारे पास पैसे नहीं बचेंगे, ये 500 रुपये पर शेयर तो प्रॉफिट ही आया है, उसमें से 200 अगर डिविडेंड दे देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास। तो कहते हैं 150 रुपीज। ओके, 150 रुपीज हम क्या है डिविडेंड दे देंगे। ठीक है, तो ये है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23। आई होप आपको तीनों की मीनिंग क्लियर हो गए होंगे। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? कहता है द मेंबरशिप ऑपरेटर चेक्स इफ द की इज प्रेजेंट इन द डिक्शनरी एंड रिटर्न्स ट्रू एल्स इट इज रिटर्न्स फॉल्स। इसको क्या बोलते हैं? इन मैं ज्यादा इसकी टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगी, अगेन दिस इज नॉट माय टॉपिक एंड नॉट माय डोमेन। तो मुझे जितना समझ में आया कि इस क्वेश्चन का रट्टा मार लिया जा सकता है, उससे ज्यादा मुझे नहीं आता क्योंकि ये लैंग्वेज का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है जी इन। क्वेश्चन कहता है कि द मेंबरशिप ऑपरेटर और चेक द मेंबरशिप ऑपरेटर चेक्स इफ द की इज प्रेजेंट इन द डिक्शनरी, कि अगर वो प्रेजेंट है डिक्शनरी में, और इट रिटर्न्स ट्रू एल्स इट रिटर्न्स फॉल्स। अगर वो प्रेजेंट है तो ये ट्रू है, अगर वो नहीं है प्रेजेंट तो ये फॉल्स है। तो ये कौन सी टर्म होती है? ये इन होती है। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, तो इसीलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उसके बाद आता है आपका, कहता है द सर्टेन रूरल सेल्स पर्सन शुड possess qualification and
certain rural salesperson should possess qualification and qualities to meet the specific requirements of rural market। कौन कौन सी इनमें से ऐसी क्वालिटीज हैं जो कि आपका एक रूरल सेल्स पर्सन है वो अगर गांव में कोई चीजें बेचने जाएगा तो उसके अंदर होनी चाहिए। सबसे पहले तो उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड होना चाहिए भाई, अच्छा उसको 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 सभ्यता की, उसको संस्कृति की नॉलेज होनी चाहिए, वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। फ्लुएंसी इन लोकल लैंग्वेज, वो हिंदी बोलेगा गाँव में जाके तो किसी को कुछ नहीं समझ में आना, हंसेंगे और लोग उस पे। तो वो लोकल लैंग्वेज जो है वो उसको आनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज उसको आनी चाहिए। फिर उसके बाद है कल्चरल फैक्टर, भी उसको समझ में आना चाहिए कि वहाँ का क्या कल्चर है। वहां जाके वो ऐसे नहीं किसी के घर में जाके कोई औरत उसके सामने घूंघट करके खड़ी है और उससे बात करने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाए, ऐसी हरकत वो नहीं करेगा। क्योंकि ऐसी हरकत करेगा तो फिर उसके नतीजे उसको मतलब यू नो वेरी वेल, गाँव में रहने वाले लोगों के साथ ऐसे करने से क्या हो जाता है, तो वहां से मार खा के वापस आएगा। तो ये ये वाली जो क्वालिटीज है वो ये उस पर्सन के अंदर, अगर वो सेल्स पर्सन के तौर पे गाँव में जाता है तो उसके अंदर पहले से जी होनी चाहिए। क्या क्या? सबसे पहले तो कल्चरल फैक्टर का उसे पता हो, दूसरा उसे लोकल लैंग्वेज आती हो, तीसरा उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड थोड़ा साउंड होना चाहिए, ताकि वो उन एजुकेशनल बैकग्राउंड साउंड होगा तभी तो वो इन चीजों को समझ पाएगा ना। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका सही उत्तर है। उसके बाद जी शुक्र है आधा से आधा क्वेश्चन पेपर हम कर लिए हैं यहाँ पे। तो डैश कमीशन इज अ स्पेशल कमीशन ऑफर्ड बाय द कंसाइनर टू द कंसाइनी फॉर अंडरटेकिंग द रिस्क ऑफ बेड डेट्स अराइजिंग आउट ऑफ क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स में से जो अगर अगर ना आपने ना सेल्स करी है, आपने ना सेल्स करी है, बंदा कह रहा है जी उधार पे दे दो पैसे, माल हमें, हमने बोला ठीक है। अब ना वो पैसे नहीं दे रहा, अब वो ना पैसे नहीं दे रहा, तो हमने उसके पैसे को रिकवर करने के लिए एक एजेंट एजेंट को नियुक्त कर लिया, एजेंट को नियुक्त कर लिया। वो एजेंट ना, मैंने ये उसको बताया कि भाई एक ना मैंने सेल करी थी 5,000 रुपए की, बंदा ना पैसे नहीं दे रहा। तो कहता है ठीक है जी, आप मेरे पे छोड़ दो ये चीज, मैं आपको पैसे रिकवर करके ला दूंगा। एक तो वो ये बात कह सकता है। दूसरा ऑप्शन वो कहता है आप आज ही लो 5,000 रुपए, ये लीजिए, और मैं जानूं और मेरा काम जाने, मैं उससे रिकवर कर लूंगा। दो केसेस हुए, एक तो एजेंट मेरे बिहाफ पे जाएगा पैसे लेने उससे और वो पैसे लेके मुझे ला के देगा, दूसरा एजेंट मुझे आज ही पैसे दे देता है और खुद वो पैसे रिकवर करने किसी उस पर्सन के पास जाता है जिसको मैंने सेल करी थी। इन दोनों में अंतर क्या है? जिस केस में एजेंट ने मुझे अभी तक कोई पैसा नहीं दिया है उस केस में रिस्क तो मेरा ही है, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। तो अगर उसने पैसे नहीं दिए एजेंट को तो मेरे पैसे नहीं आए, उसमें एजेंट का तो कोई नुकसान नहीं है। वेयर एज जहां मुझे आज ही 500 रुपए मिल गए हैं और एजेंट उसके पास गया, उसने एजेंट को पेमेंट नहीं करी, तो वो नुकसान किसका है? एजेंट का, क्योंकि एजेंट मुझे तो पैसे दे ही गया, मुझे तो मिल ही गए हैं। तो ये वाला जो डेल क्रेडियर कमीशन, अब वो एजेंट है जो वो कमीशन के लिए काम करेगा, वो यूं ही तो काम करेगा नहीं। तो एक तो कमीशन होता है आपका जो नॉर्मल कमीशन होता है वो, और एक होता है ऑर्डनरी। एक तो वो जो नॉर्मल ऑर्डनरी कमीशन की भाई तू रिकवर करके ले आ, उसमें से अगर वो 500 रुपए देगा तो 50 रुपए तू ले लियो, वो तो हुआ उसका ऑर्डनरी कमीशन। लेकिन ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो वाला कमीशन इज अ स्पेशल कमीशन, इज अ स्पेशल कमीशन, तो ऑर्डिनरी तो इसका आंसर वैसे ही नहीं आना। ऑफर्ड बाय द कंसाइनर टू द कंसाइनी फॉर अंडरटेकिंग द रिस्क ऑफ बेड डेट अराइजिंग आउट ऑफ क्रेडिट सेल्स। ठीक है, यहाँ उसने ना वो रिस्क भी ट्रांसफर कर दिया है आगे। मेरा कोई रिस्क नहीं है, मैंने आज ही मेरे पैसे रिकवर हो गए हैं और उसके लिए अब आप जिम्मेदार हो, चाहे आगे वाला पैसे दे चाहे ना दे। ये कंसाइनमेंट अकाउंट्स में भी ऐसा ही होता है, जनरल जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उसमें भी। तो डेल क्रेड एयर कमीशन इसको आप बोलते हैं। आई होप आपको इसकी एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल जो मैंने आपको बताई वो समझ में आ गई होगी। उसके बाद आगे चलते हैं। अब ये देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन स्कीम इन हरियाणा। उस समय बड़ा ये ना उसमें था, नया नया आया था ये स्कीम, मेरा पानी मेरी विरासत। चावल की जो खेती ज्यादा करते हैं ना लोग, तो उनको कहा गया था कि चावल की खेती थोड़ी कम करो, फसल को डाइवर्सिफाई करो, पानी बचाओ। मैं उस समय ये न्यूज चलती थी तो मैंने पढ़ी थी कि वो पानी को बचाने के लिए मुहिम चलाई थी हरियाणा सरकार ने। कहते थे कि आप ना जल को संरक्षित करो और फसलों का विविधीकरण करो, केवल चावल ही मत उगाओ, कोई और फसल भी उगाओ, ताकि उससे एक तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा और दूसरा आपका पानी बचेगा। तो स्कीम का नाम था जी मेरा पानी मेरी विरासत। उसके बाद डैश एनवायरमेंट रेफर्स टू ऑल द फोर्सेस विच हैव एन इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस। तो
जो आपका इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करता है वो आपका कौन सा एनवायरनमेंट हो सकता है? ऑब्वियसली वो आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होगा, टेक्नोलॉजिकल नहीं होगा, सोशल एंड कल्चरल नहीं होगा। नन ऑफ दीज कोई उत्तर नहीं है। नोट अटेम्प्टेड हम लगाएंगे नहीं, तो इसका सही आंसर जो है आपका वो क्या होगा? वो आपका होगा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज द एनवायरनमेंट विच इन विच ऑल द फैक्टर्स आर इंक्लूडेड दैट हैव एन इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस। ठीक है जी। उसके बाद इसमें अब है ना, हमने एक्सप्लेनेशन में जो नोट्स मेरे हैं ना, सो वो वाले नोट्स जो मेरे अगर आपको मिले, उसमें मैंने ना ये एक एक टॉपिक के अलग अलग लिखे भी हुए हैं कि इकोनॉमिक फैक्टर में कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे, सब फैक्टर पॉलिटिकल में कौन से आएंगे, सोशल में कौन से आएंगे। यहाँ ज्यादा ऐड करते तो ज्यादा बड़ा हो जाता है ये। जैसे कि इकोनॉमिक फैक्टर में ना आपका मुद्रास्फीति आता है, इन्फ्लेशन आएगा, ब्याज दर आएगा, जीडीपी में वृद्धि आएगी, रोजगार जैसे तत्व जो है आपके व्यवसाय को प्रभावित करने वाले होते हैं, और वो इसमें शामिल किए जाते हैं। ये रीडर में कोई दिक्कत आ रही है? उसके बाद एक बार आई थिंक मुझे ना इस क्वेश्चन पेपर को दोबारा खोल लेना चाहिए, ओपन कर लेना चाहिए, ताकि ये दोबारा फिर ना रुके ऐसे बीच में। देखना आगे वाला क्वेश्चन, देखना आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है। इजी सा क्वेश्चन है, बड़ा ही इजी है। देखो प्रश्न कह रहा है, कहता a cost center is the smallest segment of an activity or area और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर विच कोस्ट्स आर accumulated। तो इसको बोलते हैं कोस्ट सेंटर। कोस्ट वाला कोस्ट सेंटर, प्रॉफिट वाला प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट वाला इन्वेस्टमेंट सेंटर। इज एवरीथिंग ऑल राइट? देन कम्स देन कम्स मेट्रो। उसके बाद आपका आता है, ये सेटअप पूरा बड़ा नया है मेरे लिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कहता है कि अंडर विच सेक्शन ऑफ एवरी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, एवरी ट्रेड यूनियंस एक्ट 1923 से क्वेश्चन है। कहता है कि एवरी रजिस्टर्ड यूनियन लीगली रिक्वायर्ड सबमिट टू एनुअल लीगली रिक्वायर्ड टू सबमिट द एनुअल रिटर्न टू द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियंस को उसे ना लीगली वो वाला जो उनका एनुअल रिटर्न है वो सबमिट कराना है। ये कौन सी धारा आपकी ट्रेड यूनियंस एक्ट की बोलती है? ये सेक्शन 28 है, डायरेक्टली पूछा गया है। उसके बाद 1 सेकेंड प्लीज। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, एज पर ट्रेड यूनियन एक्ट अंडर विच सेक्शन, और ये तो हम कर चुके, 29 हम कर चुके। क्वेश्चन नंबर 30। जैन प्रकाशन। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, जैन प्रकाशन का सन पूछा गया। आई थिंक कि कौन सी वर्ष में ये प्रकाशित होना शुरू हुआ था, तो ये 1975। उसके बाद है 31। 31 कहता है, स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग डेवलपिंग empowering, appraising, remunerating, and retaining the staff persons। स्टाफिंग, तो इसका सही आंसर जो आपका आई थिंक ये फिल इन द ब्लैंक्स में होगा। स्टाफिंग वो प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्तियों की भर्ती, विकास, रोजगार, मूल्यांकन, परिश्रमिक और उन्हें बनाए रखने की प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। इस स्टाफिंग में आप उन्हें लाएंगे भी, रिटेन भी करेंगे, उनको मोटिवेट भी करेंगे, उनकी डेवलपमेंट भी करेंगे, सारे काम उनके करके देंगे।
उसके बाद आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, जिसके अंदर ये 35 डिग्रीज वाला है, देख लेना कर लेना। हम सिर्फ क्वेश्चन कॉमर्स के ही जो हैं वो मैं आपको करवाऊंगी, मैथ इज नॉट माई एरिया। इस बात को भाई आप कैसे भी लें, लेकिन बात सीधी सी है कि मैंने मैथ्स के क्वेश्चन खुद ही नहीं किए थे पेपर में। मैंने सिर्फ कॉमर्स के किए थे और मेरा उससे सिलेक्शन हुआ है। इतना मैथ मुझे आता है कि हम अगर नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं तो वो कर लेते हैं, उससे एडवांस मैंने कभी इच्छा ही नहीं रखी करने की। तो डैश पॉलिसी refers to the rules and regulations, principles, programs, and priorities formulated and followed by the government for guiding the development of industries in the country। इनमें से कौन सी नीति देश के उद्योगों के विकास हेतु मार्गदर्शन करने के लिए, यानी उद्योगों के विकास की बात कर रहा है ना, या फिर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज की बात कर रहा है, तो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आएगी। लेबर की बात कर रहा होता तो लेबर पॉलिसी, या फिर एग्रीकल्चरल पॉलिसी जब आती है अगर वो खेती बाड़ी की बात कर रहा होता। तो इसमें ज्यादा गान गाने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन का सीधा सा आंसर होएगा कि जहाँ इंडस्ट्रीज की बात करी जाएगी उसे आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी कहेंगे। ओके जी। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, ये अच्छा क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन है। टाइम सीरीज के इनमें से कौन कौन से घटक होते हैं? तो इसमें देखिए आप, एक तो सेक्युलर ट्रेंड होता है, एक सीजनल ट्रेंड होता है, एक साइक्लिकल ट्रेंड होता है। अब जो सेक्युलर ट्रेंड है आपका वो दीर्घकालीन होता है, कई कई साल में जब कोई चेंज आता है, जब कोई बदलाव आता है तो उसको आप सेक्युलर ट्रेंड बोलते हैं। और सीजनल मौसमी विविधताओं के कारण जो समय श्रृंखला या टाइम सीरीज में वेरिएशन आती हैं उनको आप सीजनल बोलते हैं। साइक्लिकल कौन सी है? जो बिजनेस साइकिल की वजह से आती है। इनकी टाइम ड्यूरेशन पे भी आ सकता है कि इनमें से सबसे बड़ी कौन सी होती है, तो ये सेक्युलर होती है, देन कम योर सीजनल, फिर आपकी आती है साइकिलिकल। ये साइकिलिकल जो है ये वेरी करती है बिजनेस टू बिजनेस, किसी बिजनेस का साइकिल कैसा होता है, हो सकता है 5 साल तक चले और किसी का हो सकता है आपका 4 साल तक चले या 2 महीने तक चले, ये डिपेंड करता है कि बिजनेस का नेचर कैसा है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव। देन कम्स योर क्वेश्चन, कहता है कि वित्तीय रिपोर्ट वो रिपोर्ट है, स्टैटिस्टिक्स में पूरी करवा दूंगी, स्टैटिस्टिक्स के सारे टॉपिक्स करवा दूंगी, दैट इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो वित्तीय रिपोर्ट वह रिपोर्ट होती है, डैश वित्तीय रिपोर्ट वह रिपोर्ट रिपोर्ट होती है जिसमें किसी संस्था के पूर्ण वित्तीय वर्ष में कम अवधि पूर्ण वित्तीय वर्ष से कम अवधि के लिए पूर्ण या संक्षिप्त वित्तीय विवरण होते हैं। देखना, पूर्ण वित्तीय वर्ष से कम अवधि के लिए है। क्या कहता है ऊपर, क्या कह रहा है इंग्लिश में? इट कंटेन्स ईदर अ कंप्लीट और अ कंडेंस्ड सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अ पीरियड शॉर्टर देन इंटिटीज फुल फाइनेंशियल ईयर। यानी पूरा साल अगर आपका 12 महीने का है तो उससे कुछ कम समय के लिए अगर आप एक रिपोर्ट बना रहे हैं तो उसको आप फाइनल रिपोर्ट नहीं इंटरिम रिपोर्ट बोलेंगे। जैसे आपने वो बिटवीन द ईयर डिविडेंड जब आपने डिक्लेयर करा था उसे इंटरिम डिविडेंड बोला था, इसे भी आप इंटरिम रिपोर्ट बोलेंगे। आंतरिक या अंतरिम वित्तीय रिपोर्ट क्या होती है? एक वर्ष से कम अवधि के लिए बनाई गई रिपोर्ट होती है, आमतौर पर एक तिमाही या अर्धवार्षिक या 6 महीने या 3 महीने के लिए। जैसे 3 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी आती है आपकी, तो वो इंटरिम रिपोर्ट होती है। पूरे साल के लिए आई तो वो आपकी फाइनल रिपोर्ट होती है। उसके बाद अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज कवर्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट? तो सेक्शन 31 याद करने वाली चीज है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपका कंपनी का चार्टर होता है। ये चीजें आपको आती होंगी, 12th क्लास में बिजनेस स्टडीज में भी दी हुई होती हैं और यहाँ भी आपको पढ़नी है बिजनेस स्टडीज के साथ या मैनेजमेंट का जो पोर्शन है उसके साथ, कंपनीज एक्ट के साथ। कंपनीज एक्ट आपके सिलेबस में अलग से दिया गया है, उसमें आपने पढ़नी है कि किसमें चेंजेस कैसे किए जा सकते हैं, किस प्रकार के उसमें क्लॉज होते हैं, उन क्लॉज में चेंजेस के क्या प्रावधान है, सारी चीजें। ऑक्जेलिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है? टोमेटो में। मेरी किसी फ्रेंड ने पेपर दे के आते ही मुझे बताया, मैं ये गलत कराई थी, मुझे नहीं पता व्हाट इज ऑक्जेलिक एसिड एंड व्हाई इट इज प्रेजेंट इन द टोमेटो, बिकॉज दिस इज नॉट द कॉमर्स टॉपिक। तो याद कर लेना, दोबारा आए तो टमाटर में प्रेजेंट होता है भाई ऑक्जेलिक एसिड। कुछ क्वेश्चंस आपके साइंस को ही दिया हुआ है ना, उसमें 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होंगे। भाई मुझे देख के है ना, ये मत सोचना कि टीचर होते हुए नहीं आता, आती है मुझे चीजें, मैं एक्सप्लेन भी कर पाती। बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट कुछ पोर्शन अगर आपका वीक भी रहेगा तो भी आप सिलेक्शन सिक्योर कर सकते हैं अगर आप अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। अगर आपकी सब्जेक्ट पे पूरी कमांड होगी, वो तो आएगा आपका 70% सब्जेक्ट तो। और दूसरा जो पोर्शन है आपका आता है 70 भी क्यों, 90 लगा लो, कॉमर्स के साथ कंप्यूटर तो आपने करना ही है। तो बाकी का जो 10% है उसमें आपने साइंस ये वो बहुत सारी चीजें पढ़नी है, मैं तो पढ़ी नहीं थी। और मैं यही आपको कहती हूँ कि उस 10% के लिए आप अपना पूरा पेपर खराब मत करना, क्योंकि उस 10 में से 4 क्वेश्चन तो आपके तुक्के मारोगे तो भी ठीक हो ही जाने हैं, प्रोबेबिलिटी यही है। ठीक है। और
कितना भी जोर लगा लेना 6 से ज़्यादा फिर भी नहीं होंगे। तो 2 क्वेश्चन के लिए ज़्यादा है ना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी को करने की ज़रूरत है। अपना सब्जेक्ट पे ध्यान रखो, सब्जेक्ट को ठीक कर लो। बाकी की सारी चीज़ें आप जैसी इच्छा हो आपकी वैसी प्रैक्टिस करते रहिएगा। मैंने तो की नहीं थी, दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग। मैं ये भी नहीं कह रही कि आप नहीं करोगे तो भी आपका हो जाएगा, इट इज़ नॉट अ यूनिवर्सल लॉ। मेरा अलग था क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें आया करती थी पहले से ही, तो मुझे वो ज़रूरत नहीं थी। आप अपना लेवल देखिए, उसके अनुसार आप देखिए कि आपको कहाँ ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। द प्रॉब्लम्स इन रूरल मार्केटिंग आर, रूरल मार्केटिंग में क्या क्या समस्याएं हैं देखना। अनइवनली और स्कैटर्ड पॉपुलेशन, असमान रूप से बसी हुई जनसंख्या है। कहीं कहीं पे तो आपको बिल्कुल ही खाली खेत मिल जाएंगे, कहीं कहीं पे आपको पूरी बस्ती मिल जाएगी जिसे चौक बोलते हैं गाँव में, तो वो बड़ी दिक्कत है वहां पे। तो लो पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय वहाँ बड़ी कम है, लोगों के पास है ना डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा नहीं है। और वहां पे लिटरेसी का लेवल भी इतना ज्यादा नहीं है, बढ़ रही है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है कि जितना शहरियों का होता है, शहर वाले लोगों का लिटरेसी लेवल ज्यादा होता है। तो ये सारी ही समस्याएं आपको रूरल मार्केटिंग में आने वाली है। रूरल मार्केटिंग हमने कॉमन पेपर के लिए शुरू करी हुई है, उसमें आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। इजी सा सब्जेक्ट है, वेरी इजी वेरी इजी। एक दो क्वेश्चन आएंगे, आपको उस कंटेंट से बाहर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, एज इट इज कर लेना, उसी में से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, आई गारंटी। जो चीज मुझे आती है वो आती है, उसमें से क्या बन सकता है क्या नहीं बन सकता वो हम आपको बता रही हूँ, और किसी चीज की ना मैं गारंटी ले सकती, ना आप ये कह सकती कि आप यहाँ से कर लो वहां से कर लो। मैं बोलूंगी नहीं उसके बारे में जो मुझे पता नहीं है, तो जिसके बारे में बोल रही हूँ आप ये निश्चिंत रहिए कि ये जब बोल रही हैं मैम तो उनको पता होगा, और उस पर आप पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं। Rural marketing faces multiple challenges such as scattered population, poor income levels, and lack of education, which hinder communication, distribution, and adoption of modern products. जल्दी से वो ना कोई नया प्रोडक्ट अडॉप्ट नहीं करेंगे, वो वैक्यूम क्लीनर नहीं लाएंगे, अगर आप उन्हें बेचने जाएंगे गाँव में तो नहीं लेंगे आपसे वो इतना रिस्क नहीं ले सकते, वो इतने एजुकेटेड नहीं है, वो इतने समझदार नहीं है, और वो समझदार शहरियों से ज्यादा है, वो पैसे वेस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद आता है डैश ऑडिट इज अ क्रिटिकल रिव्यू ऑफ पॉलिसी एंड प्रैक्टिस ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की पॉलिसी और मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस का आप कर रहे हैं ऑडिट, तो आप उसको बोलेंगे मैनेजरियल ऑडिट या मैनेजमेंट ऑडिट। ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट ऑडिट, बैलेंस शीट का ऑडिट होता है। ऑपरेशनल ऑडिट, ऑपरेशंस का ऑडिट होता है। स्टैंडर्ड ऑडिट जो चल रहा होता है वो वाला ऑडिट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, धारा 80 के तहत कटौती के लिए पात्र राशि कितनी होती है? 80C की सीलिंग लिमिट पूछी है, 80C की सीलिंग लिमिट है जी 1,50,000। इसमें ना सेक्शन 82, ये चैप्टर 6A की डिडक्शन है, 80C टू 80U, ये है ना, इसमें कुछ तो आपकी जो डिडक्शंस हैं उनकी लिमिट्स होती हैं, और कुछ ओवरऑल लिमिट्स होती हैं, ओवरऑल लिमिट्स होती हैं। तो ये सारी लिमिट्स, इनका चार्ट, इन सब की चीजों का कॉन्सेप्ट और इनकी रिवीजन हमने अपने पेड बैच में बड़े अच्छे से करवाई हुई है। कोशिश करूंगी यहाँ भी अपने यूट्यूब चैनल पे मैं एक आधी वीडियो इस पे डाल दूँ। इसमें से क्वेश्चन पक्का एक बनता है, एक क्वेश्चन पक्का बनेगा ही बनेगा। एज पर इनकम टैक्स एक्ट, मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ 1,50,000 इज अलाउड अंडर सेक्शन 80C फॉर एलिजिबल इन्वेस्टमेंट्स लाइक LIC, PPF, इन सभी चीजों में यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। 80C इन्वेस्ट अगर आपने LIC में किया हुआ है तो आपको उस पैसे की अंडर सेक्शन 80C डिडक्शन मिल जाती है आपकी टोटल इनकम, ग्रोस टोटल इनकम में से, ताकि आपका इनकम टैक्स जो है वो कम हो जाए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, 41 कहता है द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, अगेन आई डोंट नो, 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। बेशक ये साइंस का क्वेश्चन होगा स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स का, लेकिन ये कॉमर्स में हमने नहीं पढ़ा, सो दैट इज वाई ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, और इसका आंसर जो है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड है। देख लेना आप। अगला क्वेश्चन इजी है, ये है कैपिटल। मेरे कॉमर्स के क्वेश्चन सब ठीक हुए भाई, मेरा स्कोर 78 था, और लेकिन मेरे जनरल वाले क्वेश्चन थोड़ा सा वो रहा। तो देखिए, कैपिटल बजटिंग कंसिस्ट्स इन प्लानिंग डेवलपमेंट ऑफ द अवेलेबल कैपिटल फॉर मैक्सिमाइजिंग लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंसर्न, दिस डेफिनेशन ऑफ इज गिवन बाय GC फिलिपोट्स की डेफिनेशन है, एज इट इज याद कर लेना। GC फिलिपाटोस, इन्होंने ये डेफिनेशन आपकी दी थी कैपिटल बजटिंग की। ठीक है, ये ना याद करने वाली चीजें हैं, इसमें ही नहीं बता सकते ये आएगी वो आएगी, जितनी है एक बार नजर में से निकाल लेना। जैसे एलन की आती है कई बार, प्लानिंग इज द ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, वो कई बार आती है। तो
मेथड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, वित्तीय विश्लेषण के कौन कौन से तरीके होते हैं? तो इनमें से ना एक तो आपका कंपेरेटिव स्टेटमेंट भी होता है, कॉमन साइज स्टेटमेंट भी होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी होता है, ये तीनों ही होते हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर आ गया। रेशियो एनालिसिस भी होता है, बहुत सारे होते हैं। तो इसका आंसर होगा जी आपका ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट सिविलियन एयरपोर्ट इन हरियाणा? इजी क्वेश्चन, करनाल, ये मुझे पता है। उसके बाद है करनाल में जो सिविलियन एयरपोर्ट है। अंबाला और सिरसा में दो मिलिट्री के एयर स्टेशन हैं, वो दो ही हैं हरियाणा में। और ये करनाल वाले जो है, करनाल वाला जो है वो आपका सिविलियन है, मिलिट्री का नहीं है। और ये हरियाणा का ओल्डेस्ट है। तो ये एस्टेब्लिश किया गया था ब्रिटिश एरा, ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा, अंग्रेजों के राज के दौरान ही इसको एस्टेब्लिश कर दिया गया था। इतना पुराना है, अंग्रेजों के जमाने का है। इट इज प्राइमरली यूज फॉर पायलट ट्रेनिंग नाउ, ये अब यूज किया जाता है आपका ज्यादातर पायलट ट्रेनिंग। अब तो ये क्वेश्चन होता है सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है, तो ये हमारे हिसार में बन रहा है। इसके बाद करिए क्वेश्चन नंबर 45। That business activity which is concerned with the acquisition and conservation of the capital funds is defined. This definition or is given by हु गेव दिस डेफिनेशन? तो ये गुथमैन एंड डोगल, इन दोनों ने ये डेफिनेशन आपकी दी थी। क्वेश्चन नंबर 45। ये भी आपका अगेन वही वैसा ही क्वेश्चन है, डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है। डेफिनेशन एक जगह लिख लेना कौन सी किसने दी थी, और आप उनको याद कर लेना। एक बार याद नहीं करनी, पढ़ना बस, केवल पढ़ना। मैंने लिखी हुई है एक जगह, और उनमें से आती भी नहीं है, हर बार एक नई निकाल के दे देते हैं। ये तो वही क्वेश्चन है जो गलत होने वाले होते ही हैं। लेकिन फिर भी आप एक जगह लिखना और पढ़ लेना, क्या पता उन्हीं में से कोई रिपीट हो जाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 कहता है द असाइनमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल टू अ जॉब ऑफ लोअर रैंक एंड पे इज कॉल्ड। कहता है कि एक ऐसी जॉब आपको असाइन कर दी गई है जो जिसकी रैंक भी, जिसकी पेमेंट भी अब वाली आपकी जॉब से कम है, अब वाली आपकी जॉब से कम है, तो उसको आप प्रमोशन तो नहीं कहेंगे, उसको आप बोलेंगे डिमोशन। ट्रांसफर तो सेम ही, डेजिग्नेशन सेम ही, पे किसी और स्थान पे भेज दिया गया। सस्पेंशन मैंने आपको बताया था टेम्परेरी एडजस्टमेंट होती है, एक बार के लिए आपको काम से हटा दिया जाता है कुछ समय के लिए। पाइथन हम नहीं करेंगे, आई डोंट नो। हाँ फिर भी अगर आपने ना उत्तर मिलाना है तो इसका आंसर है ये ट्रिपल स्टार, ऑप्शन बी। पाइथन में एक सूची को पुनरावृत्ति ऑपरेटर को दोहराने के लिए कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? उसके बाद आता है आपका इन HTML, ये वाला टैग, हाँ ये मैंने किया हुआ है क्योंकि ये हम ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं HTML लैंग्वेज, पाइथन पुइथन नहीं पढ़ते हैं। तो HTML में लाइन ब्रेक के लिए आपका ये वाला जो टैग है ये यूज किया जाता है, ये मुझे पता है। और ये आपको भी पता होगा, कॉमर्स वाले बच्चों को ये HTML सिखाई जाती है फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में। उसके बाद आता है 48 क्वेश्चन। डैश ऑफ टैक्स मीन्स द इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एज वेल एज असेसमेंट ऑफ टैक्स बट इट डज नॉट इंक्लूड कलेक्शन ऑफ टैक्स। तो कलेक्शन ऑफ टैक्स नहीं आ रहा है, केवल इम्पोजिशन ऑफ टैक्स आ रहा है, तो इसे टैक्स लेवी बोलते हैं। उसके बाद टेक्निकल टर्म है टैक्स लेवी। द कॉन्ट्रैक्ट is an agreement to buy or sell an asset at a certain time in future at a certain price। तो इसको, ये ना वो शेयर मार्केट की टर्म है, आप बोलेंगे वो फाइनेंशियल मार्केट्स पढ़ेंगे उसमें आएगी ये वाली कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन ये। तो ये आपका होता है फ्यूचर। फ्यूचर आपने ना आज ही एक डील कर दी कि आज से 5 दिन के बाद अपन इस प्राइस पे इस सिक्योरिटी को इस प्राइस पे, एक पर्टिकुलर प्राइस पे इस सिक्योरिटी को सेल करने वाले हैं या खरीदने वाले हैं, सेल करने वाले हैं या खरीदने वाले हैं। तो सेल और परचेज, तो इसको आप बोलते हैं ऑप्शन। अब पुट वाले को बोलते हैं सेल करना और कॉल वाले को बोलते हैं परचेज करना, कॉल टू बाय एंड पुट टू सेल। ये चीज कर लेंगे, ये टेक्निकल है। इसका आंसर जो है ये फ्यूचर है। पहले से टेलर मेड प्रोडक्ट वो होते हैं आपके, ये होते हैं टेलर मेड आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। द सिस्टम, द डैश सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ इंटरनेट सर्वर दैट सपोर्ट्स हाइपरटेक्स्ट टू एक्सेस द सेवरल इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। ये वाले वो क्वेश्चन है जो मैं आपको कह रही हूँ, बिना पढ़े भी आप ठीक कर सकते हैं अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा हुआ है। जैसे कि वर्ल्ड वाइड वेब, ये आएंगे 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे ही आएंगे। तो आपको है ना ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन कुछ ऐसे आएंगे जो आप कितना भी जोर लगा लो आपसे नहीं होंगे, कुछ ऐसे आएंगे आप कुछ मत पढ़ के जाना लेकिन वो आपको आ रहे होंगे। आपको पढ़ना कौन सा है, जो आपको पढ़ के आ जाएंगे वो वाला कंटेंट आपने पढ़ना है। उसको कौन अब बाइफरकेट करके देगा, हम करके देंगे। कॉमर्स में ना मैं आपको करवा रही हूँ पूरा का पूरा कोर्स, आप वो कोर्स ले सकते हैं या फिर सेल्फ स्टडी अगर आप कर रहे हैं तो आप वो कर लीजिए, जैसी आपकी इच्छा हो।
लेकिन पेपर में जाने से पहले एक बार आप सिलेबस अपना पूरा कर लेना, एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेना, ये सारी चीजें आप कर लेना। हम तो अपने कोर्स में सारी चीजें करवा रहे हैं, एक टॉपिक करा उसके 50-60 एमसीक्यू करे, फिर एक टॉपिक किया फिर उसके 50-60 एमसीक्यू किए। ऐसे अगर आप अप्रोच रखेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है कोई छूटेगा नहीं और आपकी पेपर की तैयारी अच्छी हो जाएगी। उसके बाद है द सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ इंटरनेट सर्वर दैट सपोर्ट हाइपर टेक्स्ट टू एक्सेस सेवरल इंटरनेट प्रोटोकॉल एट अ सिंगल इंटरफेस, तो वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है जी, जिसपे बहुत सारे वो होते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। 50 तक क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं, 50 क्वेश्चन दूसरी वीडियो में करेंगे, अभी इसके बाद तुरंत इसका पार्ट 2 मैंने अपलोड करा हुआ है, उसमें आप देख लो।